नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। और आज इस वक्त तक की जो सबसे अहम खबर है कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अनुमान आने शुरू हो गए। 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद पूरे देश में नतीजों का इंतजार देश कर रहा है। 2 मई को नतीजों पर सस्पेंस खत्म होगा, लेकिन उसके पहले जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो क्या तस्वीर दिखाते हैं, इसने रोमांच को बढ़ा दिया। अनुमानों ने सियासी दलों की धड़कनें तेज की। एग्जिट पोल जब सामने आए तो हमेशा की तरह सबके अपने अपने और अलग अलग आंकड़े और उनका अलग अलग अनुमान था। तस्वीर कुछ इस तरह की है जैसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कांटे का मुकाबला दिखता है और असम की तस्वीर आप देख रहे हैं। असम में आप देखें कुल मिलाकर के 126 सीटों पर तमाम सर्वे के निचोड़ को देखें तो 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीतकर सरकार बनाते दिख रहे हैं। 51 सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी बढ़त बनाकर अपने पहले की स्थिति को सुधार तो रहे हैं, लेकिन आंकड़े से, जादुई आंकड़े से दूर दिखते हैं। इधर तमिलनाडु के हालात देखें आप। तमाम सर्वे जो तस्वीरें दिखाते हैं उसके मुताबिक कुल 232 सीटों का अनुमान कुछ इस तरह है। 57 सीटों पर एआईडीएमके और उनके सहयोगी ये बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीएमके और उनके तमाम सहयोगी 173 सीटों पर आगे जाकर के सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं और 17 सीटें इसके ऊपर अन्य की जो है बढ़त दिखाई पड़ती है। ये देखिए आप, तमिलनाडु का महा एग्जिट पोल आप देख पा रहे हैं। 232 सीटों का 57 पर एआईडीएमके और उनके सहयोगी बढ़त बना रहे हैं। डीएमके और उनके सहयोगी 173 के ऊपर आगे और 4 के ऊपर अन्य आगे। केरल को लेकर स्थिति देखें किस तरह की बन सकती है। तस्वीर क्या कहती है, विभिन्न दलों की क्या स्थितियां बन सकती हैं। सर्वे के मुताबिक कुल 140 सीटें, जिनमें 91 सीटों पर एलडीएफ आगे चलता हुआ कम से कम इन अनुमानों में दिखता है। यूडीएफ जो है 47 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकता है और 2 के ऊपर अन्य बढ़त बना सकते हैं। ये सारे सर्वे का हम निचोड़ आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रही, क्या दीदी या फिर भारतीय जनता पार्टी कमल, तो आप देखें इनका अनुमान क्या कहता है। कुल मिलाकर 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन चुनाव हुआ है 292 पर और इनका अनुमान कहता है कि 129 सीटों पर टीएमसी ये बढ़त बनाएगी और 143 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, ये एक निचोड़ निकाला गया औसत है, और लेफ्ट जो है 17 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकता है। ओवरऑल कुल मिलाकर यहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। हालांकि इसे लेकर जो तमाम एक्सपर्ट हैं उनकी अभी भी अलग अलग राय है और कांटे का मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखा गया है। असम की स्थिति क्या है, यह भी आपको महा एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं। विभिन्न सर्वे आप ऊपर टैली में देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 126 सीटों का जो अनुमान है वो इस तरह का होगा। 73 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बढ़त बनाते हुए एक बार फिर अपनी सरकार बचा ले जाएंगे, ऐसा लगता है अनुमानों के मुताबिक। 51 के ऊपर कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं वो बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 2 के ऊपर अन्य। तो ये स्थिति है अनुमानों को लेकर और इन अनुमानों के ऊपर अभी तब तक बहस चलती रहेगी, दावे होते रहेंगे जब तक कि मूल नतीजे नहीं आ जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। भोपाल से आपको बता दें कि एक अहम खबर, अजबपुरा गांव में दबंगों की दबंगई दिखाई पड़ी। घरों में इन्होंने आग लगा दी। 12 से ज्यादा घरों को आग के हवाले किया है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी, उस पर भी पथराव किया गया। बैरसिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से ज्यादा घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयंकर तस्वीरें जो दिखाई पड़ रही हैं। जब पुलिस टीम पहुंची तो उन पर भी पथराव हुआ है। बैरसिया थाना क्षेत्र का मामला है। घरों में आग लग गई है, ये देखो पूरा घर जला रहा है, सफेद को पूरा घर जला दिया। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें दिखाती हैं कि दबंगों की दबंगई कहर बनकर टूटी है, पथराव भी हुआ है, बताएं पूरा मामला।
ये राजधानी के बैरसिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। यह सपेरों का एक समुदाय रहता है जिनके करीब 45 से 50 घर हैं। कुछ दिन पहले इस सपेरों के समुदाय में एक लड़का था, नाबालिग लड़का था, जो जिन दबंगों ने इन घरों में आग लगाई है उनकी लड़की को भगा के ले गया था। वापस कुछ दिन बाद लड़की वापस आ गई थी। उसका बदला लेने के लिए इन गांव के दबंगों ने एक राय होकर इनके समुदाय पर धावा बोल दिया और करीब ऐसे 8 से 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। जब आग की सूचना लगी तो फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी मौके पर आग बुझाने के लिए, लेकिन इस बीच कुछ दबंग आए और पुलिस पर भी पथराव कर दिए। लेकिन पुलिस ने लाठी बल, हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान आग बुझा दी गई और लेकिन गनीमत रही कि कोई जानी नहीं हुई। जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला कल रात का है और यहाँ पर जो गांव के दबंग हैं, ये गुर्जर समाज के जो लोग हैं, इन्होंने ये दबंगी दिखाई है और करीब 12 के लगभग जो घर हैं वो जलकर राख हो गए। लेकिन एक चीज़ और जानकारी निकल कर आ रही है कि जो इन घरों में जो लोग थे उनके खाने पीने का सामान, उनकी गृहस्थी का सामान पूरा जलकर खाक हो गया है। लिहाजा पुलिस ने बंदोबस्त किया है इनके खाने पीने का। चूंकि अभी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू के चलते कोई कहीं जा नहीं सकता है और कुछ कमा नहीं सकता है। लिहाजा पुलिस ने खाने पीने का बंदोबस्त भी किया है। इस एक शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने करीब गांव के 25 जो लोग हैं उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने ऐसी 3 टीमें बनाई हैं जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने 147, 48 जो बलवा की धाराएं कहलाती हैं, 300 और जो शासकीय कार्य में बाधा है वो भी लगाई गई है, SC ST एक्ट भी लगाया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण भी बनी, पथराव के हालात भी बने थे और पुलिस ने हालांकि व्यवस्था की है। कल रात का ये पूरा घटनाक्रम है। अब तक पुलिस क्या बता पाने की स्थिति में है और ये जो आरोपी फरार बताए जाते हैं जबकि लॉकडाउन लगा है, तो कहाँ ये किन क्षेत्रों में हो सकते हैं, क्या वहां पर दबिश दी जा रही है, पहला, और दूसरा इस पूरे मामले में जो पथराव की घटना है इसके बारे में क्या पता चला? जी, ये जो जहाँ की ये घटना है वो राजधानी का ग्रामीण थाना क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ग्रामीण आसपास के जो बाहुल क्षेत्र है गुर्जरों का, वहाँ ये इधर उधर से आरोपी भाग गए। पुलिस की जो 3 टीमें हैं वो अलग अलग इनके जो रिश्तेदार हैं, बाकी जो पहचान वाले हैं, उनके घरों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों की हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी बात, जो पथराव की बात सामने आई थी, जब पुलिस इनके घरों, इनको जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ पहुंची थी तो ये आक्रोशित हो चुके थे। चूंकि लड़की से जुड़ा मसला था, लिहाजा उनका बदला उसी का बदला लेने के लिए इन आरोपियों ने जो सपेरों का जो समुदाय है अजबपुरा गांव, आग के हवाले, उनके घरों को आग के हवाले किया था। उसी के चलते आरोपियों ने सोचा कि पुलिस इनका सहयोग कर रही है, लिहाजा इसके चलते पथराव कर दिया। लेकिन हाँ, ये गनीमत रही कि पुलिस को ना ही उन गांव वालों को किसी को कोई चोट आई और आरोपी पुलिस की ज्यादा संख्या देखते हुए वहां से मौके से फरार हो गए। जी, चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जिस तरह हमको बता रहे थे कि बदला लेने की नियत से एक नहीं बल्कि 1 दर्जन घरों में आग लगा दी गई, सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मदद की है लेकिन आरोपी अब तक फरार है। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 1 मई से नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन। 18+ यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। मध्य प्रदेश को अब तक वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। 3 मई को वैक्सीन मिलने की संभावना है, तो उसके बाद ही वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, लेकिन यह निर्भर करेगा उपलब्धता पर। तो 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रारंभ होना था मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का, वो नहीं हो पाएगा। 3 मई को वैक्सीन जब आएगा इसके बाद स्थिति आगे की संभल सकती है। मध्य प्रदेश में 1 मई से फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो वैक्सीन का डोज अब तक नहीं मिला है, जो खेप आनी थी वो अब तक नहीं आई है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए सहयोगी भोपाल से। जी सुधीर, अपडेट दीजिएगा। पुनीत, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को जो वैक्सीन की डोज प्राप्त होनी थी वो डोज प्राप्त नहीं हो पाई है और 1 तारीख तक भी इन डोज करना लगभग मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं
उनसे बातचीत की है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर 1 तारीख से 18 साल के ऊपर का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था वो प्रभावित हो सकता है। 44 साल से ऊपर के जो लोग थे, 45 साल से ऊपर के जो लोग थे, माफ कीजिएगा, उनके वैक्सीन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। पर लेकिन 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 3 मई तक मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा 3 मई के बाद ही मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। पुनीत, चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 मई के बाद में ये वैक्सीन ड्राइव शुरू हो सकता है 18+ लोगों का। वजह साफ है कि अब तक वैक्सीन की खेप मध्य प्रदेश पहुंची नहीं है। हालांकि ये निर्देश है कि 1 तारीख से 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो और ये सबसे बड़ा ड्राइव बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा चरण बताया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना, लेकिन 1 मई से ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर के जिस राजधानी अस्पताल में करीब 10 दिन पहले अग्निकांड हुआ, 7 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई, एक बार फिर से उसको मान्यता दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी सेवकों के उपचार के लिए तय किए गए प्रदेश के अस्पतालों को मान्यता देने की सूची जारी की है और इसमें 37वें नंबर पर रायपुर का राजधानी अस्पताल भी है। अग्निकांड के बाद इस अस्पताल को प्रशासन ने सील किया था। खुद सीएमएचओ ने कहा कि अस्पताल में फायर सिस्टम नहीं था, क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती थे, आगजनी इसी वजह से हुई और लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद भी इस अस्पताल का नाम भेजा गया और विभाग ने इसे मान्यता भी दे दी। देखिए, राजधानी हॉस्पिटल की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस जो जो चीजें उन्होंने मांगी थी, मैंने वो सारे जवाब बना के दे दिए। फायर सिस्टम वहां पर रिन्यूअल नहीं किया गया था, फायर सिस्टम का कोई वहां पर मतलब व्यवस्था नहीं थी और इतनी बड़ी घटना घटी, उसके पीछे यही कारण था कि जो सिस्टम फायर का होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। कोरोना संकट काल के इस दौर में भी मुनाफाखोरों की कतई कमी नहीं। जिस वक्त लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसे वक्त में मुनाफा कमाने की होड़ भी है। ऑक्सीमीटर, स्टीमर जैसी चीजों को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, वो भी बिना गारंटी के। लोग सामान लेकर जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद ये खराब हो जाते हैं। ना तो उस खराब सामान की जवाबदारी लेने वाला कोई है और ना ही उस सामान को कोई रिप्लेस करता है। रेट जो है वो तय कीमत से कहीं ज्यादा। यही हाल इन दिनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों जैसे जिंक और विटामिन सी का है। मरीज के परिजन एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर भटक रहे हैं, लेकिन उनको ठीक चीज नहीं मिल पाती। एक तरफ मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ये दावे हो रहे हैं कि सामान मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ना दवाओं की कोई कमी है, ना बाकी के सामान की कोई कमी है। रेट में भी बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। सवाल तो ये उठता है कि यदि ये तमाम चीजें उपलब्ध हैं, पर्याप्त हैं, तो फिर कालाबाजारी बढ़ क्यों रही है, लोग परेशान क्यों हैं? ऑक्सीमीटर ली थी, वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। सेकंड लेने आई हूँ, पहले मैं 700 में ली थी, वही अब 1500 में खरीद रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि पहले जिस चीज़ का दाम 500, 700 या 800 रुपये में था, अभी 1200 से 1500 से कम में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसमें भी क्वालिटी बहुत ही घटिया। ट्रेन के माध्यम से माल आ रहा है, डिले आ रहा है। अगर बाई रोड मंगाया जा रहा है परमिशन लेके या फ्लाइट के माध्यम से मंगाए तो उनके चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस कर रही है। जब से कोविड चालू हुआ है तो विटामिन सी और जिंक टैबलेट की तो काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। एवरेज में 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, पर उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, ना उसका रेट बढ़ा है। बाज़ार में दोनों दवाइयाँ उपलब्ध हैं। देखिए, मशीनों की किल्लत तो है क्योंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। इसके लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और दवा व्यापारियों का संघ इसमें आगे आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समय उनकी विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी यदि किसी प्रकार की कालाबाजारी होगी तो। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कोरोना से 750 कर्मचारियों की मृत्यु हुई, जिनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ राहत राशि देने की मांग होने लगी है। कर्मचारी संघ ने सभी वर्गों के लिए सीलिंग की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की है। साथ ही संगठन का कहना है कि सरकार अनियमित कर्मचारियों से कोरोना ड्यूटी में सेवा न ले। अगर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिजन को सरकारी सुविधाएं भी मिलें। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार करेगी।
प्रदेश के 750 अधिक शासकीय सेवक कोरोना में दिवंगत हो चुके हैं। अनियमित कर्मचारियों को दिवंगत होने पर उनको नियमित कर्मचारी की भांति सभी सुविधा मिलना चाहिए और सभी मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को 1 सप्ताह के अंदर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश जारी होना चाहिए। सभी शासकीय कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना काल में, उनके परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से मांग है। कोरोना के इस महामारी के दौर में हमारे बहुत से कर्मचारी, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी कुछ मांगे हैं, उन पर भी राज्य सरकार सहानुभूति से विचार करेगी। इंदौर में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने अपनी बेटी की शादी में कोविड-19 गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। शादी समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। शादी में शामिल लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी राजू सोलंकी ने राजेंद्र नगर थाने के गणेश बाग कॉलोनी के गार्डन में अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी की। परिवार के लोगों ने बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जमकर डांस किया, कोविड नियमों का मखौल बनाया। दुल्हन ने भी मंच पर मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाने पर जमकर ठुमके लगाए। हालांकि इस मामले में फिलहाल शिकायत नहीं हुई है, लेकिन शादी समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ट्रोल हो रहे हैं। इंदौर जिले में हम नहीं दे रहे हैं, तो लोगों से अनुरोध है मेरा, जो स्थिति है कृपया शादी अभी अब पोस्टपोन करें। सभी लोग, एक भी अनुमति हम लोग जारी नहीं कर रहे हैं। शादी अगर किसी ने की, मान के चलिए कि आप स्वयं का अपने परिवार को गंभीर संकट में डाल रहे हैं और 100% संक्रमण उसमें होगा परिवार के लोगों के साथ में। अभी तो अनुरोध ये है कि सभी घरों में रहें, कोई बाहर न निकले 30 तारीख तक। लॉकडाउन के कारण उन्होंने रेस्ट कर दी थी और अभी उनका कहना है कि उनके पास साक्ष्य मौजूद है, डीवीआर है, जिसमें उनका कहना है कि देख लिया जाए ये शादी नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल जो वीडियो दिख रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी जांच करें कि ये शादी कहाँ हुई है, किस प्लेस में हुई है। जहाँ भी हुई है, जिन लोगों ने दोष इसमें किया है उन सबके विरुद्ध कार्रवाई हो, इसके लिए जांच प्रारंभ कर दी गई है। कोरोना संक्रमण काल में जहां कोरोना संक्रमित मरीज हो या कोरोना से मौत के बाद मृतक को हाथ लगाना, रिश्तेदार तो दूर, परिजन तक दूर हट जाते हैं। मध्य प्रदेश की नगर पालिका हरदा के रोजेदार कर्मचारियों द्वारा रोज अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के शव पैक करने से लेकर शव वाहन चलाने और मुक्तिधाम में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने तक के लिए चिता तैयार करने तक जैसे तमाम काम और जिम्मेदारी ये पूरी निष्ठा और समर्पण से निभा रहे हैं। ये कर्मचारी रोजाना अपनी भूख, प्यास, शारीरिक थकान सब कुछ भूलकर फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। मुक्तिधाम के ये मुक्ति दूत पीपीई किट में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंत्येष्टि कर्म करते हैं। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी हिंदू मुस्लिम का भेद भुलाकर युवक कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, कोरोना पीड़ितों के शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जबलपुर में एक और जहां लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, तो दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन के साथ सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें ला दी। आलम यह कि सरकार और जिला प्रशासन लगातार कोरोना की चेन तोड़ने दिन रात एक कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ये कि लोग लापरवाह हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद लोग घरों में न रहकर शहर में घूम रहे हैं, संक्रमण की बात भी लोगों से छिपा रहे हैं। प्रशासन घरों में आइसोलेट कर इलाज का इंतजाम कर रहा है, घरों के बाहर पोस्टर चिपका रहा है, घरों को सैनिटाइज भी कर रहा है। कोविड कंट्रोल सेंटर से ऐसे लोगों की सेहत पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर शहर में कोरोना बम बनकर ये लोग घूमते हैं। कई लोगों ने जिला प्रशासन के लगाए होम आइसोलेट के पोस्टर को फाड़कर भी फेंक दिया है। जनता से ही सहयोग की अपील हम सारे लोग कर रहे हैं। अभी उस पर भी ये चर्चा हुई है कि वो संक्रमण को फैला रहा है, और वो संक्रमण को फैला रहा है तो या तो जानबूझ के फैला रहा है या उसको समझ नहीं है। उसको समझ पैदा करना, उसको समझाइश देना, ना माने तो उसको जबरदस्ती घर तक सीमित करना या उठा के कोविड सेंटर लेके आना। ऐसे कुछ कड़े कदम भी उठाना पड़े तो कड़े कदम उठाएंगे, पर किसी भी संक्रमित व्यक्ति को खुला नहीं घूमने दिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।